वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर में हमने ऑलरेडी 6 क्लास ले लिया है। आज 7th क्लास है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डीसी जनरेटर का समीकरण। तो डीसी जनरेटर का समीकरण क्या होता है, पिछली क्लास में मैं कुछ डिस्कस कर लिया था। आज मैं फिर से बताने वाला हूं उसके समीकरण को, और उसके कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। और आज की क्लास में मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली डीसी जनरेटर में हम लोग समीकरण पढ़ने वाले हैं, और साथ में कुछ थ्योरी और न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो यदि चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7 डीसी जनरेटर न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि डीसी जनरेटर का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, और वो कैसे काम करता है, और उससे बिजली कैसे ज्यादा से ज्यादा बनाई जा सकती है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीजों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो डीसी जनरेटर का समीकरण जो होता है बच्चों, वो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आप लोग को मालूम होगा कि डीसी जनरेटर का जो समीकरण होता है वो होता है EG बराबर 5ZNP/60A, और इसको जो इकाई होती है बच्चों क्या होती है, वोल्ट में होती है। EG का मतलब होता है जनरेटेड EMF, जनरेटेड का मतलब होता है उत्पन्न EMF, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं बच्चों, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अर्थात जो जनरेटर के अंदर बिजली बन रही है उसको हम लोग बताते हैं EG से। ओके, जो बिजली बन रही है बच्चों उसके अंतर्गत में उन किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है, उनमें कौन कौन से जो है तो इंस्ट्रूमेंट्स या कौन कौन सी जो है तो क्वांटिटी काम कर रही होती है। तो जनरेटेड ईएमएफ में क्या होता है बच्चों, फ्लक्स भी होती है, ओके, वहां पे स्पीड भी होती है, पोल भी होता है, आर्मेचर कंडक्टर भी होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। इन सब चीजों को मिला करके हम लोग बोलते हैं एक समीकरण, जिसके द्वारा वहां पे बिजली बनती है, और जो बिजली बनती है उसको हम लोग इन पैरामीटर्स के द्वारा फाइंड कर लेते हैं। बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे भी लिखा हुआ है इजी प्रोपोर्शनल फाई एन। तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों समानुपात, है ना। हम लोग ये भी बोल सकते हैं इजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई एन, अर्थात जो इजी होता है बच्चों, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो किस किस पे निर्भर करता है, तो हम बोलेंगे फाई पर और एन पर। फाई मतलब होता है बच्चों फ्लक्स उस कंडक्टर में, या हम बोलेंगे कि जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में जो फ्लक्स कट करती है बच्चों, वो कितनी क्वांटिटी से करती है, कितनी मात्रा में कट करती है, कितना ज्यादा कट करती है उस कंडक्टर को, उस पर डिपेंड करेगा। और हमारा जो अल्टरनेटर है, हम बोल सकते हैं जो जनरेटर का रोटर होता है बच्चों, जो रोटर होता है जो सॉफ्ट होता है घूमता है, वो किस स्पीड पे घूमता है। तो जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है फ्लक्स पर और उसकी स्पीड पर। अर्थात जितना ज्यादा हम फ्लक्स से कट करवाएंगे उस आर्मेचर कंडक्टर को, और जितने स्पीड में उसको हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड में घुमाएंगे बच्चों, उसके हिसाब से उसमें क्या होगा, बिजली बनेगी। हमने एक सूत्र देखा था पिछली क्लास में, ये सूत्र होता है बच्चों EG बराबर V+IaRa। मैंने आप लोग को बताया था यदि हम यहां पे माइनस कर देंगे तो वो किसका सूत्र बन जाएगा, मोटर का बन जाएगा। लेकिन यहां पे क्या चेंज हो जाएगा, फिर वहां पे EB लिखा जाएगा, क्योंकि जनरेटर में क्या होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जनरेटेड EMF। और जो मोटर में होता है बच्चों, हम लोग ऑलरेडी करंट देते हैं, करंट देने के बाद हमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो मोटर क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा लेकर के मैकेनिकल कार्य कराती है। अर्थात वहां पे हम बैक ईएमएफ की बात करेंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत जो मोटर में हम लोग करंट देते हैं उसी से फ्लक्स बनता है, उसी में एक करंट, नया वोल्टेज करंट बनता है बच्चों। उन दोनों के कारण क्या होता है कि जब वहां पे एक टॉर्क है ना, वहां पे एक बल काम करता है, टॉर्क काम करता है, जिसके कारण हमारी मोटर घूमने लगती है, और उसी बैक ईएमएफ के कारण ही क्या होता है बच्चों, मोटर हमारी जो है तो घूमती रहती है। यदि बैक ईएमएफ ना बने, यदि मोटर के अंदर नया करंट वोल्टेज ना बने बच्चों, तो मोटर हमारी रोटेट नहीं करेगी, नहीं घूमेगी। तो मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना बैक ईएमएफ के हमारी मोटर नहीं घूम सकती है।
क्योंकि बैक ईएमएफ बनने के बाद ही उसमें एक बल कार्य करता है जो कि मोटर को हमेशा क्या करता है बच्चों, घुमाता रहता है। आप लोग जो करंट वोल्टेज देते हैं मोटर में, मोटर को हमने क्या किया, प्लग में डायरेक्ट कनेक्ट किया, हमने बटन दबाया, मोटर चालू हो गई। लेकिन मोटर के अंदर क्या क्या फंक्शन हो रहा है बच्चों, ये चीज को आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं। मोटर में उसमें क्या होता है कि हम लोग करंट देते हैं, करंट जाती है ना, करंट उसके स्टेटर वाइंडिंग में जाती है, फ्लक्स बनाती है, नया फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स जाकर के रोटर वाइंडिंग कट करता है, रोटर वाइंडिंग में जाकर के बच्चों क्या होती है, एक करंट वोल्टेज बनता है, एक बैक ईएमएफ बनती है ना, वहां पे भी एक करंट वोल्टेज जनरेट होता है, लेकिन वो कैसा होता है, बैक ईएमएफ, रिवर्स घूमता है, उल्टा घूमता है, उसी दिशा में फ्लो होता है बच्चों। जो अंदर उसकी करंट बनती है ना, वो उसी दिशा में प्रवाहित होती है जिस दिशा से करंट आ रही होती है, उसके कारण वहां पे एक बल कार्य करता है और हमारी मोटर क्या होती है, हमेशा रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। तो वो मैं आप लोग को मोटर की कंडीशन में, मोटर की केस में या मोटर के चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जनरेटर के केस में। तो जनरेटर केस में क्या होता है बच्चों, ईजी जो होता है वो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, और ये समीकरण मैंने आपको बताया था कि V प्लस IA होता है, अर्थात हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा बच्चों, और जो हमारे पास में RA का मतलब होता है आर्मेचर करंट बच्चों, ये जो लिखा हुआ है वो आर्मेचर का जो लिखा हुआ है, आर्मेचर करंट और आर्मेचर प्रतिरोध। ओके, तो हमारे पास में जो ईजी बन रहा है बच्चों, वो उसमें उत्पन्न जो वोल्टेज है वो कितना है, और उसमें उसके आर्मेचर में करंट कितनी है और आर्मेचर में प्रतिरोध कितना है, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल हमारा क्या पता चलेगा बच्चों, ईजी पता चलेगा। हमारे जनरेटर में मान लो कि हमारा जनरेटर है, ये जनरेटर बच्चों क्या कर रहा है, ये जनरेटर हमारा क्या कर रहा है बच्चों, प्लस माइनस हमें दे रहा है बाहर, ठीक है। तो ये बिजली कितना बना के दे रहा है, कितना करंट वोल्टेज बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि कुल हमें ईजी यदि निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, उसमें वोल्टेज कितना बन रहा है प्लस उसके आर्मेचर में करंट कितनी बन रही है और उसके आर्मेचर में प्रतिरोध कितना है बच्चों, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल निकल करके आ जाएगा कि इस जनरेटर के अंदर क्या बन रहा है बच्चों, जनरेटेड ईएमएफ जो बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो इस सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, जनरली कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो वो आगे मैं बताने वाला हूं सारी चीजें। अब हम देखते हैं बच्चों पहला पॉइंट को, डीसी जनरेटर का जो समीकरण होता है, ये समीकरण होता है बच्चों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो डीसी जनरेटर का जो समीकरण होता है उसका सूत्र बताइए, तो हम बताएंगे Eg बराबर 5Zn अपान, है ना, 5Znp अपान 60A। बच्चों जो यहाँ पे 5 होता है फ्लक्स होता है, Z जो होता है खांचों की संख्याएं होती हैं, N जो होता है स्पीड होता है, और जो P होता है बच्चों क्या होता है, पर पोल, है ना, हम बोलेंगे फ्लक्स पर पोल या पोल बोल सकते हैं हम। और जो ए है बच्चों क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। इसकी इकाई क्या होगी बच्चों, तो हम हमेशा बोलेंगे वोल्ट में होगी। ये दोनों सूत्र क्या है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है ना, ये बताया गया है कि जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स और उसकी स्पीड पर, और जो हमारे पास कुल उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है बच्चों, वोल्टेज प्लस करंट और आर्मेचर का प्रतिरोध, ठीक है। तो वहां से निकल करके आता है हमारा कुल ईजी। अब हम बात करें पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, कि यदि जनरेटर के पोल की संख्या 2 हो, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा जनरेटर है, मैंने डायग्राम बनाया है बच्चों, इससे समझाऊंगा मैं आप लोग को। मैंने बना दिया कि मेरे पास में क्या कह रहा है बच्चों थ्योरी में, कि क्या कह रहा है बच्चों कि मेरे जनरेटर में फॉर एग्जाम्पल क्या हो बच्चों, मेरे पास में जो है तो कितने पोल हो, 2 पोल हो। अब हमारे पास में 2 पोल होंगे N और S, ठीक है, NS हमारे पास 2 पोल हो गए। तो क्या कह रहा है कि यदि जनरेटर के पोल की संख्या 2 होती है तो लैप और वेव, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान जो होगा बच्चों वो सेम होगा। यदि हमारा जनरेटर है, जनरेटर में यदि पोलों की संख्याएं 2 होंगी बच्चों, पोलों की संख्या कितनी होगी, 2 होंगी, तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा, जो उसमें करंट वोल्टेज बनेगा वो कितना बनेगा, समान बनेगा, दोनों बाइंडिंग में समान बनेगा। लेकिन जैसे पोलों की संख्याएं बढ़ा देंगे बच्चों, यदि हम बात करें 4 कर देंगे तो फिर लैप बाइंडिंग में ज्यादा बनेगा, वेव बाइंडिंग में कम बनेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि लैप बाइंडिंग में क्या होता है बच्चों, जो लैप बाइंडिंग में पोल की संख्या होती है वो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के बराबर हो जाती है, अर्थात वहां पे आर्मेचर कंडक्टर भी बढ़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे,
ठीक है। तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है, सारी चीजें दो होती हैं। लैप बाइंडिंग में जो होता है क्या होता है बच्चों, पोलों की संख्या, कॉइल की संख्या, है ना, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या जो होती है सब पोलों की संख्या के बराबर होती है। हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। वहां पे मैंने ये भी बताया था बच्चों आप लोग को कि जब हमारे पास लैप बाइंडिंग होती है, वो लैप बाइंडिंग जो होती है वो लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज की जाती है, और जो वेव बाइंडिंग होती है बच्चों वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज की जाती है। ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ एवं आवृत्ति का सूत्र क्या होता है। ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ओके बच्चों, तो ये एएलबी में पूछा जा चुका है, यूपीपीजीसीएल में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम एमपीटीयू में भी आ चुका है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ एवं आवृत्ति का सूत्र बताइए। अर्थात ये जो हमारा डीसी जनरेटर है बच्चों, इसके अंदर यहां पे है ना, आर्मेचर कंडक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना आप, यहां पे बात कर रहा, अंदर की बात कर रहा है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ एवं आवृत्ति का सूत्र बताइए। तो जो उत्पन्न ईएमएफ होता है बच्चों और जो आवृत्ति होती है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि फ्लक्स और किस पे, एन पे निर्भर करेगी। अब हम बात करते हैं आर्मेचर पे उत्पन्न ईएमएफ का सूत्र। ईएमएफ का सूत्र क्या होगा बच्चों, ये, क्योंकि यहां पे जो बिजली बन रही होगी बच्चों वो डिपेंड करेगी किस पे, घूमने पे। और यहां पे हमने क्या लिखा है, ये सूत्र होता है बच्चों ईएमएफ का NS बराबर 120F/P, अर्थात NS का मतलब होता है बच्चों सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू 120F/P। F का मतलब होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, P का मतलब होता है पोल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अभी आप ये मत बोलना कि ये 120 कहां से आया, क्योंकि 120 ऑलरेडी क्या होता है बच्चों, सूत्र में है, पहले से जो है तो सिद्धांत ही है, पहले से जो साइंटिस्ट ने सर्च किया है, पहले साइंटिस्टों ने जो खोज किया है, तो ये सूत्र ही बनाया गया है कि NS बराबर 120F/P होता है। इससे हमारा EMF निकल करके आ जाएगा। वही में हम बात करेंगे आवृत्ति का, तो आवृत्ति में क्या करेंगे बच्चों, जो NS बराबर 120F/P बना है ना, इसी से मैंने बना दिया है क्या, F बराबर NS इंटू P/20। कैसे बनाया हो बच्चों, मैं बता देता हूं, आप लोग देख लीजिए। मैंने क्या किया है कि NS बराबर मेरे पास लिखा हुआ है 120F/P। अब मैंने क्या किया बच्चों, तिर्यक गुणा कर दिया है। तिर्यक गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैसे बनेगा, हम बनाएंगे इसको, हमारा बन जाएगा, है ना। अब हम बात करें तिर्यक गुणा तो ठीक है करेंगे, लेकिन अभी हम जो है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। मैं यहां पे नीचे बता देता हूं आप लोग को, मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे बता देता हूं, है ना, स्पेस ले लेता हूं पूरा, यहां पे बता देता हूं ये कैसे आया बच्चों। F तो मैं बता देता हूं, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं हमारे पास में क्या होता है सूत्र बच्चों, NS बराबर 120F/P होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 120 इक्वल्स टू, है ना, 120F इक्वल्स टू NS इंटू P हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हो गया बच्चों ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये जो है तो इससे गुणा हो जाएगा। तो होगा क्या, 120F का गुणा 1 में करेंगे तो 120F हो जाएगा, और NS गुणे P करेंगे तो बच्चों NS गुणे P हो जाएगा। चूंकि हमको किसका मान निकालना है बच्चों, F का, तो F बराबर क्या हो जाएगा। अब गुणांक में जो संख्या होती है बच्चों, जिसका हम लोग जो है तो मान निकालते हैं, तो वो बटे के नीचे जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, NS इंटू P/120 कहां पे आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। तो यहां से मैंने बनाया है सूत्र कौन सा, ये वाला, F बराबर NS इंटू P/120। कैसे आया फिर से बता दूं, हमारे पास में सूत्र है बच्चों, NS बराबर 120F/P। हम जानते हैं कि ये हमारे पास सूत्र है। अब इसका हम क्या करेंगे, F का मान निकालना है, तो हम क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बच्चों, ये कर सकते हैं, F बराबर क्या कर सकते हैं कि 120, अब ये बटे में जाएगा तो नीचे चला जाएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो NS बटे 1 कर देंगे बच्चों, और बराबर में 120F अपान क्या कर देंगे, P। अब ये आपस में क्या होंगे, इक्वल्स टू के बाद है तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा बच्चों, और इसका क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। तो बनेगा क्या, जब हम 120 का गुणा 120F का गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा, 120F बनेगा, 1 का गुणा करोगे तो, और NS इंटू P बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि NS का गुणा हम किससे कर रहे हैं, इंटू P से। अब हम F का मान निकालेंगे,
तो एफ का मान निकालेंगे तो ये जो गुणांक में होता है बच्चों, हमेशा अगर मैं बात करूं यहां पे, हम बात करें यहां पे, है ना, हम क्या लिख दें, एन एस वी बराबर 2f, कुछ भी लिख दे। तो अगर मैं क्या करूंगा, f का मान निकालूंगा तो 2 बटे में चला जाएगा। अगर मैं यहां पे निकाल दूं v का मान, v बराबर, तो क्या बताऊंगा मैं कि 2f बराबर क्या हो जाएगा, ns, क्योंकि ns क्या होगा बच्चों, ये गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा। ये मैं एग्जांपल के लिए आप लोग को बताया, ये यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा। तो क्या होगा, जब हम f का मान निकालेंगे ना तो बच्चों 120 बटे में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे ns इंटू पी अपान 120। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे यहां पे निकाला है f बराबर ns इंटू पी अपान 120, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आर्मेचर में रिवर्स चुंबकीय आवृत्ति का सूत्र क्या होता है। जो हमारे पास में क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्स इन आर्मेचर। आर्मेचर में रिवर्स चुंबकीय, है ना, आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, तो हम बताएंगे। जो रिवर्स आवृत्ति जो होती है उसका सूत्र होता है बच्चों F बराबर NP अपान 60A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आर्मेचर का है ना, ये आर्मेचर का है आवृत्ति, लेकिन ये जो आवृत्ति का सूत्र है वो रिवर्स का है। आर्मेचर में ही है लेकिन वो फॉरवर्ड का है और ये रिवर्स का है। तो ये दोनों में जो अंतर है बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोग को कि आर्मेचर में रिवर्स चुंबकीय आवृत्ति का सूत्र क्या होता है। तो हम बोलेंगे F बराबर NP अपान 60A। ओके बच्चों, तो ये रहा डीसी जनरेटर का समीकरण। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। कुछ गणित के क्वेश्चन आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं था तो मैंने कहा एक छोटी सी क्लास आज ले लिया जाए, और कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। अर्थात हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार को एक एक करके मैं जो है तो क्लियर पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग टॉपिक में देख रहे होंगे बच्चों, डीसी जनरेटर और कोष्टक में मैंने लिखा है न्यूमेरिकल। अर्थात मैं यहाँ पे 2-3 जो है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं और यहाँ पे मजा आने वाला आप लोग को। ओके बच्चों, तो मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा और वो 2-3 क्वेश्चन लेने के बाद आप लोग को जो है तो निकालना पड़ेगा बच्चों की कैसे जो है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है कि एक लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर, एक लैप बाइंडिंग डीसी जनरेटर जिसमें 80 खांचे, कितने खांचे बच्चों, स्लॉट जो है, नंबर ऑफ स्लॉट जो है तो 80 है ना, तो 80 खांचे और प्रत्येक खांचे में 10 कंडक्टर हैं 10 कंडक्टर हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि एक लैप बाइंडिंग है जो कि डीसी जनरेटर में है, उसकी खांचों की संख्या कितनी है, 80 है, और प्रत्येक खांचे में जो तार है, जो कंडक्टर है वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है बच्चों कि आर्मेचर की स्पीड। अब हम बोले कि भैया जो हमारा घूम रहा आर्मेचर वो किस स्पीड पे घूम रहा है, तो हम बोलेंगे आर्मेचर की स्पीड 1000 आरपीएम है। आरपीएम का मतलब होता है बच्चों रोटेटिंग पर मिनट, ठीक है, आरपीएम का मतलब होता है रोटेटिंग पर मिनट। तो हमारा जो स्पीड है कितनी है बच्चों, 1000 आरपीएम है, ठीक है। तब क्या कह रहा है, तब जनरेटेड वोल्टेज, तब हम लिख सकते हैं यहां पे, तब जनरेटेड मतलब उत्पन्न, ठीक है, हिंदी में लिख दूं मैं, तब उत्पन्न वोल्टेज मतलब होता है बच्चों विभव, है ना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभव। क्या कह रहा है, तब उत्पन्न विभव 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट है। तो क्या कह रहा है बच्चों कि 220 वोल्ट के लिए 220 वोल्ट के लिए
जनरेटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, है ना, जनरेटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जनरेटर हम कोष्टक में लिख सकते हैं आर्मेचर, है ना, क्योंकि हम घुमा के इसको रहे बच्चों आर्मेचर को मेनली, कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझो बच्चों, क्वेश्चन क्या समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे निकालना क्या है, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों कि एक लैप बाइंडिंग है डीसी जनरेटर में जिसमें 80 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 10 कंडक्टर हैं। आर्मेचर की स्पीड अगर हम क्या करें, आर्मेचर की स्पीड हमारे पास में 1000 आरपीएम है, 1000 आरपीएम है, तब उत्पन्न विभव कितना है बच्चों, जब उत्पन्न विभव कितना है 400 वोल्ट है। तो हमें क्या करना है 220 वोल्ट ही उत्पन्न करना है, तो उसके लिए हमें स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, ये स्पीड कितनी कम करनी पड़ेगी कि हमारा जो उत्पन्न वोल्टेज हो वो कितना हो बच्चों 220 वोल्ट हो। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है ना। तो हम लोग बच्चों इसको हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दिया है बच्चों, हम जानते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम बात करेंगे, हमारे पास में N1 दिया हुआ है, पहली स्पीड दी हुई है कितनी बच्चों 1000 आरपीएम, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ बच्चों, हमारे पास में E1 भी दिया हुआ है ना, E1 या V1 बोल सकते हैं हम लोग, E1 बोलो या V1 बोलो एक ही बात है। तो E1 कितना दिया है बच्चों 400 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि यहां पे हमारे पास में E2 भी दिया हुआ है बच्चों, या V2 हम बोले 200 कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये हमको निकालना है ना। इतना हमको जो है तो वोल्टेज आना चाहिए, उसके लिए हमको क्या निकालना है बच्चों N2 की स्पीड निकालना है ना, ये हमें जो है तो ज्ञात करना है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले उसको पढ़ना है। क्या बोलेंगे, एक लैप बाइंडिंग डीसी जनरेटर में, है ना, क्या बोल रहा है, एक डीसी जनरेटर जिसमें 80 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 10 कंडक्टर हैं, ठीक है। खांचे की बात हो गई। क्या बोल रहा आगे कि आर्मेचर की स्पीड अगर हम क्या बोले कि 1000 आरपीएम है, तब वह उत्पन्न कितना विभव कर रहा है 400 वोल्ट। यदि हमको 220 वोल्ट के लिए हम लोग को करना पड़ेगा कितनी चाहिए कि वह हमें 220 वोल्ट उत्पन्न करके दे। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में मेनली क्या बोल रहा है, हमें स्पीड निकालना है कि कितनी स्पीड में हमें जो है तो उत्पन्न होकर के 220 वोल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास में एक सूत्र होता है। सूत्र कौन सा होता है बच्चों, एक सूत्र होता है E1, है ना, क्या होता है बच्चों E2 अपान E1 बराबर होता है बच्चों N2 अपान N1 बराबर होता है बच्चों I1 अपान I2। आई होप आप लोगों ने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, ये आपको सूत्र मालूम होगा। इसी सूत्र से मैं निकालूंगा इसका आंसर। हम लोग ज्ञात करेंगे बच्चों, क्या हमको स्पीड ज्ञात करना है। हमें दिया क्या क्या है बच्चों, E1 E2 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है ना, N1 निकालना, N1 दिया हुआ है, N2 निकालना है। तो हमें जो है तो I1 I2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भी इसमें लंबा सूत्र हो जाता है, मैंने छोटा सा बता दिया है ना। इसमें आप जो है तो phi1 phi2 कर सकते हो, और इसमें जो है तो V1 V2 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग सूत्र अभी इसको यूज करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1। अब हम इसमें फॉर्मूला में मान रख देते हैं बच्चों। तो E1 E2 कितना दिया हुआ बच्चों, तो हम जानते हैं जो E2 दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, E1 कितना दिया हुआ है बच्चों 400 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे N2 कितना दिया हुआ है। N2 हमारा नहीं दिया हुआ बच्चों, N2 निकालना है, और N1 दिया हुआ कितना बच्चों 1000 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, वापस से बच्चों आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है ना। इक्वल्स टू में क्या करना है, अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देना है। तो क्या करोगे बच्चों, N2 गुणा 400 में करोगे तो कितना निकल करके आएगा 400 N2 निकल करके आ जाएगा, बराबर 220 का गुणा आप 1000 में करेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों 22 एक कम 22, है ना। और इसमें 3 0 एक वहां पे 0 है तो 4 0 रख देंगे, ठीक है। चूंकि हमको निकालना क्या है बच्चों, N2 निकालना है, हम क्या करेंगे कि 22
4 टाइम्स 0 बटे यहाँ पे हमारे पास में 400 ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने बताया था आप लोग को इससे पहले, थोड़ी देर पहले, कि n2 मतलब हम किसी का मान निकालते हैं तो वो हमेशा कहाँ जाता है बच्चों, बटे के नीचे जाता है। हम क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे, बचा कितना हमारे पास बच्चों, तो बचा हमारे पास में 22 और 00, इसमें 4 का भाग दे दो बच्चों, तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24 होता है, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग है ना 24। तो ये 24 बार जा रहा है, तो कितने हम कैसे भाग देंगे, हम सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको बहुत ही सिंपल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप जो है तो भाग दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है तो 4 पंचे 20 मतलब जो है तो 5 बार जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा बच्चों है ना। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ये कितने बार जा रहा है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि 4 पंचे 20। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो है तो कितना बचेगा बच्चों, 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, लगभग जो है तो 55 बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों, इसका जो आंसर आएगा n2 का वो कितना आएगा बच्चों n2 का जो मान आएगा बच्चों, 1 मिनट, ये 0 बच रहा है ना हमारा, है ना ठीक है, 4 पंचे 20, तो ये 1 0 बच जाएगा अपना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 1 बचेगा तो 550 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है तो क्या बोलेंगे बच्चों, 550, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा, n2 का मान जो निकल करके आएगा वो 550 आएगा। ये बच्चों किस पे रहेगा, आरपीएम पे रहेगा। कुल मिला के अगर हमें हमारा जो जनरेटर था वो 1000 आरपीएम पे घूम रहा था और वो उस टाइम पे कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा था, 400 वोल्ट। यदि हमको 220 वोल्ट चाहिए बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे कि जनरेटर या आर्मेचर की स्पीड को हम क्या करेंगे बच्चों जो है तो 150 आरपीएम पे घुमाएंगे, मतलब उसका आधा से थोड़ा ज्यादा हम लोग कर देंगे, तो हमारा निकल करके आएगा बच्चों कितना, 220 वोल्ट। ओके, यदि यहां पे क्वेश्चन कर देता कि वो 400 वोल्ट जनरेट कर रहा है, अब हमें कितना चाहिए 200 वोल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका आधा कर देते, निकालते ऐसे ही। अगर 200 बोलता ना तब भी ऐसे ही निकालते, कोई इश्यू नहीं, वहां पे निकल करके आ जाता, 500 निकल करके आ जाता। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों कितना होगा, 550 आरपीएम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग को जो है तो ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, और ये सूत्र को याद रखना है, इसी सूत्र की सहायता से आप लोग जो है तो सॉल्व कर पाएंगे ओके, तो इसी प्रकार से आप लोग जो है तो कर सकते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। यदि मैं बोल रहा हूं कि स्पीड हमारी कितनी है बच्चों, स्पीड हमारी कितनी है, हम मान लेते हैं स्पीड हमारी जो है तो 2000 आरपीएम है। ठीक है, अब हम बात करें स्पीड हमारी कितनी है, 2000 आरपीएम है, तब वोल्टेज कितना जनरेट करके दे रहा है बच्चों, तब वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है वो 500 वोल्ट। एग्जांपल मैं रेंडमली ले रहा हूं, अपने मन से ले रहा हूं, है ना वैल्यू। अब क्या कह रहा है कि यदि हम बात करें कि हमारे पास में जो है तो दूसरी स्पीड, ये हमारी कौन सी स्पीड हो गई, ये हमारी जो है तो पहली स्पीड में इतना कर रहा है, तो जो दूसरी स्पीड में, सेकंड स्पीड में, हम इसको बोल सकते हैं क्या बच्चों, N1। अब हम बात करें कि N2 जो हमारा है, N2 जो हमारा है कितना है बच्चों, वो 3000 आरपीएम है। अब मैं क्वेश्चन को बदल दिया, तो हमारा जो है तो N2 हमारा ये है ना, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मान लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये V1 हो गया, ये E1 हो गया। तो हमारा जो N1 होगा, स्पीड N1 है, N2 है ना, तो हमारा जो V2 होगा बच्चों, V2 ये कितना होगा, ये हमें निकालना है। अभी हमने पिछले क्लास में क्या देखा, पिछले क्लास में हमने ये देखा बच्चों कि हम जो है तो वहां पे वोल्टेज ऑलरेडी 220 वोल्ट दिया हुआ था, हमें स्पीड निकालना था, पर यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, अब वोल्टेज निकाल रहे हैं। मैंने चेंज कर दिया, हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1, या इसी सूत्र को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, हम लिख सकते हैं V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1, दोनों सही हैं। ठीक है, अब मैं इसी सूत्र से सॉल्व कर देता हूं। तो मुझे मालूम है कि हमारे पास में जो N1 स्पीड है बच्चों कितनी है, 2000 आरपीएम है, N2 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, V2 हमें निकालना है। तो हमारा V2 जो है तो निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, V2 अपान N1 कितना है बच्चों,
500 वोल्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास N2 कितना है बच्चों, N2 जो है हमारे पास में, चलो इसको हम जो है तो कम कर लेते हैं ना, इसको हम जो है तो 500 कर लेते हैं, ठीक है, हम 500 कर लेते हैं। तो हमारे पास में N1 कितना है बच्चों, हमारे पास N1 है 2000 और N2 कितना है बच्चों 500 है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है, अब हम देखते हैं बच्चों कि हमारा V2 कितना निकल करके आ जाएगा, अर्थात ये जो 220 वोल्ट था पहले से वो कितना निकल करके आएगा। तो यदि गुणा करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 500 V2 बराबर 5 दूनी 10 और 5 जीरो हम लोग लगा देंगे बच्चों, 3 जीरो इसके है ना और 2 जीरो इसके। चूंकि हमें V2 निकालना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे बच्चों 500, ये मन से मैंने रख दिया है। तो 5 का भाग जो है ये दोगे तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये कितना बचेगा 10 और 3 जीरो बचेंगे है ना, डिवाइडेड बाय कितना बचेगा बच्चों 5, ठीक है, ये V2 निकल रहा है हमारा। अब हम भाग दे देंगे, 5 दूनी कितना होता है बच्चों 10, अर्थात V2 जो निकल करके आएगा बच्चों, जो V2 निकल कर आएगा कितना निकल करके आएगा 2300 है ना वोल्ट में। यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 वोल्ट जो है तो हमें मिलेगा जब हम स्पीड क्या कर देंगे बच्चों 500 आरपीएम कर देंगे। सॉरी, हमारी जो स्पीड होगी वो N1 इतनी होगी, N2 इतनी होगी, तो N1 में इतना वोल्टेज निकलेगा, लेकिन स्पीड जो है तो ये N2 होने पर कितनी हो जाएगी, उसकी जो वोल्टेज होगी वो 2000 वोल्ट होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है चेंज करके दे सकता है बच्चों, तो आप लोग को इसको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। ये सूत्र आप लोग को याद रखना है, मैं फिर से सूत्र अभी लिखे देता हूं है ना, तो आप लोग को जो है तो ध्यान रखना है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, E2 अपान E1 बराबर V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1 बराबर I1 अपान I2। बेटा ध्यान रखना आप लोग, बच्चों ध्यान रखना आप लोग कि जो हमारा I1 I2 है वो हमेशा इन सभी से क्या होता है उल्टा होता है। E1 E2 B1 B2 हम जो है रखते हैं ना N1 N2, इसका जस्ट अपोजिट रखते हैं। I जो होगा, अगर यहाँ सब ऊपर 2 है तो वो I क्या होगा बच्चों 1 होगा, है ना। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, इस प्रकार क्वेश्चन जो है तो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी जनरेटर में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि मैं अभी जो है तो सेटअप तैयार कर रहा हूं बच्चों, अभी डिजिटल बोर्ड एक आना बाकी है ना। तो आने वाले समय में हम लोग जो है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर के आने वाले हैं जल्दी ही। अभी हमारे पास में सुविधाएं नहीं है, इसलिए हम जितनी सुविधाएं उसके हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समान ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, एक समान मतलब बराबर की बात कर रहा है ना, एक समान ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए वेव बाउंड जनरेटर की स्पीड, वेव बाउंड जनरेटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए। क्या बोल रहा है बच्चों, एक समान ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए वेव बाउंड जनरेटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए जबकि लैप वाइंडिंग या लैप बाउंड जनरेटर की स्पीड 1000 आरपीएम है तथा पोल की संख्या 8 हो।
क्वेश्चन को आपको समझना है बच्चों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक समान उत्पन्न, मतलब एक समान ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए, सेम वोल्टेज करंट उत्पन्न करने के लिए वेव बाउंड मतलब होता है बच्चों वेव टाइप का, है ना। वेव मतलब होता है बच्चों वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग क्या बोल रहा है? वेव बाउंड जनरेटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जबकि लैप बाइंडिंग या लैप बाउंड जनरेटर की स्पीड जो है तो कितनी है बच्चों? 1000 आरपीएम है। तब पोलों की संख्या कितनी है बच्चों? 8 हो। तो हमें जो है तो दोनों को समान उत्पन्न अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वेव बाइंडिंग होती है बच्चों, वेव बाइंडिंग जो होती है और जो लैप बाइंडिंग होती है बच्चों, लैप बाइंडिंग जो होती है, उन दोनों में जो है तो सेम हमें क्या करना है? सेम करंट वोल्टेज उत्पन्न करना है। उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? दिया हुआ है कि लैप बाइंडिंग में ऑलरेडी 1000 आरपीएम स्पीड दिया हुआ है और पोलों की संख्याएं 8 दिया हुआ है। तो ये हमें निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे इस चीज को मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इसका जो है तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास में वैल्यू क्या क्या दिया हुआ बच्चों। हम जानते हैं कि हम देखेंगे कि वेव बाउंड जो होता है बच्चों, जो वेव होता है और जो लैप होता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों की स्पीड हम देख लेते हैं सबसे पहले कि वेव में क्या होता है बच्चों, हमेशा 2 होता है और लैप में क्या होता है? P होता है। ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये आप लोग क्या हुआ बच्चों? जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या निकालना है। ऑलरेडी लैप और लैप का स्पीड और पोल दिया हुआ था। हम देखेंगे वेव में कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि वो समान उत्पन्न ईएमएफ जनरेट करे, ठीक है। अब हम निकालेंगे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं क्या निकालना है, वेव की स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हम वेव की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। तो वेव जो होगा बच्चों है ना, जो वेव बाइंडिंग का होगा ये क्या बन जाएगा? 2/p इंटू क्या बन जाएगा? ये लैप इधर आ जाएगा तो लैप बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हम जानते हैं कि हमारे पास में क्या है? 2 और पोलों की संख्या कितनी है? 8 है। गुणा कर देंगे बच्चों लैप n, जो स्पीड है बच्चों कितनी है? 1000 है। अब क्या करेंगे? 8 का जो है 2 के में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 4 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या बचेगा? 1/4 बचेगा। गुणे कितना बचेगा बच्चों? ये जो है तो 1000 बचेगा। अब 4 का भाग दे देंगे किसमें बच्चों? किसमें? 1000 में। तो कितने बार जाएगा? ये जो है तो 4 दूनी 8 और जो है तो लगभग जो है तो कितना जाएगा बच्चों? लगभग जो है तो बच्चों 250 बार जाएगा, है ना। 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 4 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। तो 250 बार जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? तो हम देखेंगे ये जो है तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो 4 हो जाएगा बच्चों और 4 में हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे 1000 का। ये 2 बार जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये जो है 200 आ जाएगा, ठीक है। हम 2 ले लेते हैं अभी फिलहाल में। फिर कितने बार जाएगा बच्चों? 5 बार जाएगा। 4 पंचे 20, तो ये 0 बच जाएगा। तो कितने बार जाएगा बच्चों? ये जो है तो 250 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 250। ये क्या निकल के आ गया बच्चों? ये निकल करके आ गया हमारा वेव की स्पीड, ठीक है। ये हमारे निकल कर गया क्या बच्चों? वेव की स्पीड। अर्थात हम बात करेंगे कि जो हमारे वेव बाउंड टाइप से जो हमारा जनरेटर है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? जब उसकी स्पीड 250 आरपीएम होगी बच्चों, तब वो क्या करेंगे? सेम विद्युत बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लैप वाइंडिंग है बच्चों, उसकी स्पीड कितनी है? ये जब लैप बाउंड जो जनरेटर होगा, जो लैप बाइंडिंग किया हुआ जनरेटर होगा, उसकी स्पीड जब कितनी होगी बच्चों? उसकी स्पीड जो होगी वो 1000 आरपीएम पे होगी और 8 पोल में होगी बच्चों। तो वो जितना वोल्टेज जनरेट करेगा उतना ही वोल्टेज वेव बाउंड जनरेट करेगा। कितने आरपीएम में? 250 आरपीएम पे और 8 पोल में, ठीक है।
तब वो क्या करेंगे बच्चों, समान सेम विद्युत बनाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक समान उत्पन्न ईएमएफ करने के लिए, है ना, एक समान एकदम बराबर जो है तो ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए हमारे पास में जनरेटर कौन सा है, वेव बाउंड है, और एक हमारे पास में लैप बाउंड। ठीक है, तो जो वेव बाउंड जनरेटर होता है बच्चों, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, है ना, कि हमारा जो लैप बाइंडिंग का जो हमारे पास में स्पीड है और पोल है, उतना दोनों जो है तो सेम विद्युत बनाएं। तो हमारा जो जनरेटर होगा बच्चों वेव बाउंड का, उसकी स्पीड जो है 250 आरपीएम होगी, तब जाकर के वो क्या करेगा, सेम करंट वोल्टेज बनाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों समान जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए वेव बाउंड को कितना करना पड़ेगा बच्चों, 250 आरपीएम, व लैप बाइंडिंग को कितना करना पड़ेगा, 1000 आरपीएम पे घुमाना पड़ेगा, तब जाकर के वो दोनों जो है तो सेम बिजली बनाएंगे। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा जो है तो आज की क्लास। आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लेकर के आएंगे बच्चों डीसी जनरेटर क्या होते हैं, डीसी जनरेटर के प्रकार और उनके वर्गीकरण को। आई होप आज क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।